हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शाहीन परवीन। वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज मैं प्लेंट के बारे में बताना चाहूँगी, और जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की होंगी, लेकिन आज हम सिविल प्लेंट के बारे में जानेंगे। सिविल प्रोसीजर कैसे फाइल किया जाता है कोर्ट में, और क्या उसकी कोर्ट्स जुडिक्शन क्या होती है, और कोर्ट्स की सम वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दो तरह के जैसे मैटर होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं एक, और दूसरे होते हैं क्रिमिनल मैटर्स। सिविल मैटर्स वो होते हैं जिसमें कॉम्पनसेशन दिया जाता है, और जिसमें कॉम्पनसेशन के साथ साथ जिसमें हमें प्लेंट फाइल करनी होती है कोर्ट में, रिटर्न स्टेटमेंट करना होता है, और रिट्स होती हैं, रिट्स पिटिशंस वगैरह आती हैं इसमें। और क्रिमिनल मैटर्स में रिलेटेड होते हैं फाइन से और पनिशमेंट से, जिसमें हमें कंप्लेंट फाइल करनी होती है, एफआईआर होती है, बेल एप्लीकेशंस फाइल करनी होती है कोर्ट में। तो हम सबसे पहले जानेंगे सिविल मैटर्स के बारे में। सिविल मैटर्स में सबसे पहले इन सिविल मैटर्स कौन केस फाइल कर सकता है, जो केस फाइल और कौन उसका जवाब देगा, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। पहले जो कौन केस फाइल कर सकता है, जो केस फाइल करेगा, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टीज़ हैं, तो उसमें ए जो होगा वो प्लेंटिफ होगा, कहलाएगा, जो केस फाइल करेगा। और जो डिफेंडेंट होगा वो बी जो डिफेंडेंट होगा वो केस का जवाब देगा, जो फाइल किया गया है वो उसका रिटर्न स्टेटमेंट देगा। इसमें पिटीशन में जो पिटीशन होती हैं उनमें वो पिटिशनर कहलाता है, जो सूट फाइल करता है, और जो उसका जवाब देगा, जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है, वो रेस्पोंडेंट कहलाता है। फिर ऐसी ही अपील केसेस में होता है। अपील केसेस में जो अपील फाइल करता है वो अपीलेंट कहलाता है, और जो जिसके ऊपर अपील जिसके अगेंस्ट होती है वो रेस्पोंडेंट कहलाता है, जिसको उसका रेस्पॉन्स देना है, ये जवाब देना है, जो जवाब दे होगा। फिर कंप्लेंट केसेस में जो केस फाइल करता है, जो कंप्लेंट करता है, वो कंप्लेनेंट कहलाता है, और जिस पर केस फाइल होता है वो अक्यूज्ड कहलाता है। ये क्रिमिनल मैटर्स में होती है। फिर इसके बाद हम सिविल प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह से इसमें सूट फाइल होता है, सिविल सूट कैसे फाइल होता है। फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, प्लेंटिफ प्रोवाइड्स नोटिस टू द डिफेंडेंट। इसमें प्लेंटिफ नोटिस प्रोवाइड करता है डिफेंडेंट को अपने लॉयर्स के द्वारा, जिसमें जैसे मैंने बताया पहले भी दो पार्टीज़ होती हैं, ए और बी। ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही व्यक्ति हो, ए और बी, उसके साथ मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ए और अदर्स और बी एंड अदर्स, इस तरह से करके केस फाइल होता है अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो दोनों पार्टी में। मान लीजिए कि स्टेट पर या गवर्नमेंट पर केस फाइल किया जाता है, जैसे कि रिट पिटीशन होती है, या जैसे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली जाती है, रिट पिटीशन PIL कहलाती है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का आता है, तो ए वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से करके फाइल किया जाता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूपी स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से करके। जैसे कि भोपाल केस हुआ था, तो उसमें भोपाल केस ट्रेजिडी के नाम से केस फेमस भी है। फिर हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। If the defendant does not reply or refuses to grant relief, the plaintiff can file plaint in the court. अगर डिफेंडेंट रिप्लाई नहीं करता और या फिर रिफ्यूज़ करता है, रिप्लाई करता है लेकिन उसमें रिफ्यूज़ करता है, जो उसके ऊपर वो एलिगेशन लगाए गए हैं, और जो उसको रिलीफ देना है, जो कॉम्पनसेशन उसके ऊपर इम्फेसाइज किए गए हैं, वो उन्हें देने से इनकार करता है, तो वो क्या कर सकता है, प्लेंटिफ केस फाइल कर सकता है, जिसे प्लेंट बोलते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। इफ़ द कोर्ट एक्सेप्ट, थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, जब
केस कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है प्लेंट को, तो फिर उसे लॉयर्स के द्वारा उसके पास सम्मन भेजा जाता है डिफेंडेंट के पास कोर्ट के द्वारा। ये सम्मन इज सेंट बाय द कोर्ट टू द डिफेंडेंट के पास। फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं, द डिफेंडेंट हैज़ टू फाइल ए रिटन स्टेटमेंट इन 30 days इन द कोर्ट। डिफेंडेंट की ये ड्यूटी है कि वो विद इन 30 days अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करेगा। फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इशू फ्रेम किए जाएंगे, जिसमें मेन जो फैक्ट हैं वो दिए जाते हैं। फिर 6 पॉइंट में आ जाते हैं, द ट्रायल स्टार्ट्स एंड द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आर आस्क्ड टू प्रेजेंट देयर एविडेंस एंड विटनेस। जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तब कोर्ट उन्हें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को कहता है अपने एविडेंस भी पेश करें और अपने विटनेस भी पेश करें। फिर सेवन्थ पॉइंट में आ जाते हैं, जजमेंट इन अनाउंस्ड बाय द कोर्ट। जब ये सब चीज़ों पर विटनेस बहस हो जाती है और जो इशू हैं जो फ्रेम किए गए हैं या जो इसमें फैक्ट हैं वो सब उनके सामने कोर्ट के सामने आ जाते हैं, एविडेंसेस भी विटनेस भी। तब उसके बाद लास्ट में जजमेंट कोर्ट अनाउंस करता है, जब ये इसमें अपने फाइनल जजमेंट पर पहुंचता है कोर्ट। उसके बाद प्लेंट किस तरह से फाइल की जाती है उसका हम प्रोसीजर देखेंगे, जो कि ऑर्डर 7 CPC 1908 में दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्टेट द फैक्ट एंड नॉट द एविडेंस। इसमें जो प्लेंट हम फाइल करते हैं उसमें हमें फैक्ट इंसर्ट करने होते हैं, ना कि एविडेंस। एविडेंस हमें जब हमें कोर्ट बोलता है तब हमें विटनेस और एविडेंस दोनों अपने पेश करने होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, फैक्ट्स शुड बी इन ए कंसाइज फॉर्म। फैक्ट हमेशा कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, फैक्ट टू फैक्ट बात होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में है, सेपरेट फैक्ट्स शुड बी इन सेपरेट पैराग्राफ। जो फैक्ट हैं वो सेपरेट होना चाहिए पैराग्राफ वाइज, जिससे वो क्लियर समझ में आए। और एंड नंबर्ड कंसिक्यूटिवली। जो नंबर्स हैं पैराग्राफ के वो भी अलग अलग होने चाहिए। और जो उसमें डेट है, फोर्थ पॉइंट में है डेट सम एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस इन नंबर्स एंड वर्ड्स। जो डेट प्लेंट में डेट दी जाती है और सम दिए जाते हैं या नंबर्स दी जाती हैं या प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ वगैरह हैं, वो वर्ड्स में भी होंगी और साथ के साथ उन्हें नंबर्स में भी, दोनों में उनमें प्लेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि नंबर्स में भी हो और वर्ड्स में भी हो। जैसे कि किसी प्रॉपर्टी के लिए हमने प्लेंट सूट फाइल किया है और उसमें उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 5 लाख रुपीज़, तो हम उसमें 5 लाख वर्ड्स में भी लिखेंगे, नंबर्स में भी लिखेंगे। इसमें ये चीज़ कही जा रही है। फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं, नेम ऑफ द पार्टीज़ एंड एड्रेस शुड बी एक्सप्रेस। पार्टीज़ का नाम और उनका एड्रेस दोनों एक्सप्रेस होगा। और 6 पॉइंट में आ जाए, कॉज ऑफ एक्शन शुड बी मेंशन। जो कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन से मतलब ये कि जिस वजह से प्लेंट फाइल की गई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है प्लेंटिफ को, वो उसमें प्लेंट में मेंशन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। 7th पॉइंट में आ जाते हैं, फैक्ट दैट द कोर्ट हैज़ द जुरिडिक्शन शुड बी मेंशनड। ये फैक्ट भी मेंशन होना चाहिए कि इस कोर्ट को ये केस सुनने की या इस पर कार्रवाई करने की जुरिडिक्शन है या नहीं है। जुरिडिक्शन से मतलब उसकी कोर्ट की जो अमाउंट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, वो उस कोर्ट के जो उसके जुरिडिक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 8th पॉइंट में आ जाते हैं, फैक्ट रिलेटेड टू व्हाट रिलीफ वांटेड शुड बी मेंशन। जो रिलीफ प्लेंटिफ को चाहिए वो प्लेंट में स्टेटेड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर 9th पॉइंट में आ जाते हैं, फैक्ट रिलेटेड टू एनी सेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ द क्लेम शुड बी मेंशनड। फैक्ट जो सेट ऑफ से रिलेटेड हैं वो भी उसमें मेंशन होने चाहिए। 10th पॉइंट में आ जाते हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ कोर्ट फीस शुड बी मेंशन।
जो कोर्ट फीस है वो भी उसमें मेंशन होनी चाहिए कि हाँ कोर्ट फीस सबमिट हो चुकी है। और जो जुरिडिक्शन मैंने बताई थी, कोर्ट्स जुरिडिक्शन, उसमें जो कोर्ट्स की वो अमाउंट होती है कि कितने अमाउंट के केस कोर्ट सुन सकता है, वो उस जुरिडिक्शन के अंदर भी आना चाहिए। फिर रिटर्न स्टेटमेंट पर आ जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 CPC 1908 में दिया गया है। इसका प्रोसीजर किस तरह से होता है। रिटर्न स्टेटमेंट फर्स्ट पॉइंट में स्टेट द फैक्ट एंड नॉट द एविडेंस। सेम ऐसी जैसे प्लेंट में हमें फैक्ट स्टेट करने होते हैं, ना कि एविडेंस। एविडेंस जब कोर्ट मांगता है तब हमें एविडेंस देने होते हैं। सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, फैक्ट्स शुड बी इन कंसाइज फॉर्म। कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए फैक्ट्स, ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो ईजिली समझ में आ जाए और कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, सेपरेट फैक्ट्स शुड बी इन सेपरेट पैराग्राफ्स एंड नंबर्स कंसिक्यूटिवली। जो फैक्ट्स हमने दिए हैं प्लेंट में अपनी, वो सेपरेट होने चाहिए, पैराग्राफ वाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और नंबर वाइज होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं, डेट और सम एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस इन नंबर्स एंड वर्ड्स। जैसे कि अभी प्लेंट में हमने देखा था, सेम वैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट में भी है। डेट और सम जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू, और जो कोर्ट्स वैल्यू है, और जो कोर्ट्स की फ़ीस है, और जो नंबर्स हैं वो सब वर्ड्स में भी होने चाहिए और नंबर्स में भी होने चाहिए। दोनों चीज़ दोनों तरह से लिखी होनी चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं, फैक्ट्स मस्ट बी सेपरेटिवली डिनाइड। फैक्ट्स जो जिस पर वो पार्टी फैक्ट्स को नहीं मानती, उसे सेपरेटिवली डिनाइड करना चाहिए। सिक्स पॉइंट में डिफेंडेंट कैन काउंटर क्लेम। डिफेंडेंट इसमें काउंटर क्लेम भी कर सकता है, जो क्योंकि वो अपना काउंटर क्लेम करेगा, क्योंकि वो रिटर्न स्टेटमेंट मांगा ही उस कोर्ट ने इसीलिए है कि वो जो प्लेंट में उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, क्या वो उनसे सहमत है कि नहीं। अगर वो सहमत नहीं है तो वो काउंटर क्लेम कर सकता है। वो उसमें क्लियर कर सकता है कि ये कंडीशन इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी का मकान में कब्ज़ा किया हुआ है। जब वो कब्ज़ा कर लिया है तो ए ने अपने प्लेंट में ये चीज़ शो की है, जबकि बी जो डिफेंडेंट है वो बोलता है नहीं, मैंने कब्ज़ा नहीं किया, मैं वहाँ पर किराए पर रहता हूँ और मैं किराया भी देता चला आ रहा हूँ। तो ये चीज़ वो क्लियर करके चले कि हाँ मैं किराएदार हूँ, या मेरा कोई इंटेंशन नहीं है घर को कब्जाने का। ये सब चीज़ उसमें क्लियर होनी चाहिए। सेवन्थ पॉइंट में आ जाता है, डिफेंडेंट कैन आस्क फॉर सेट ऑफ। सेट ऑफ करने को भी कह सकता है। सेट ऑफ से मतलब होता है कोर्ट प्रोसीडिंग जो है उसको सेट ऑफ ख़त्म करने के लिए भी कह सकता है। डिफेंडेंट अपने फेवर में भी कह सकता है कि ये सारे कंडीशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि ए बी के मकान में किराएदार है, लेकिन वो ए जो अपने प्लेंट में देता है वो लिख के देता है कि वो मेरे घर में कब्ज़ा कर रहा है, जबकि वो वहाँ पर किराएदार है। तो वो ये अपने प्लेंट जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें डिफेंडेंट ये चीज़ क्लियर करे कि मैं वहाँ किराएदार हूँ और ना ही मेरा आगे कब्जाने का कोई इरादा है, तो आप इसे कृपया करके इस केस को यहीं पर बंद कर दीजिए या खारिज कर दीजिए। ये सब चीज़ें वो उसमें मेंशन करेगा। फिर फॉर्मेट ऑफ सिविल सूट। सिविल सूट का फॉर्मेट कैसे होता है, सबसे पहले इसमें आता है इन द कोर्ट का नाम आएगा, एट उस एरिया का नाम आएगा जहाँ पर वो कोर्ट है। मान लीजिए हाई कोर्ट के अंदर में कोई केस है तो जो उसमें लिखेंगे इलाहाबाद, मान लीजिए यूपी हाई कोर्ट का केस है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट करके लिख देंगे, ठीक है। और जिस एरिया में है इलाहाबाद में हाई कोर्ट तो इलाहाबाद लिखा जाएगा। फिर सूट नंबर डाला जाएगा, लेकिन मेंशन बाय रजिस्ट्रार, ना कि पार्टी के द्वारा। पार्टी या प्लेंटिफ उसमें नहीं लिखेगा और रजिस्ट्रार लिखेगा उसमें सूट नंबर। ये कोर्ट प्रोसीजर है। और डेट सन डलेगी ऑफ 2020 का केस है तो नेम ऑफ द पार्टी का नेम होगा जिसमें प्लेंटिफ का, फिर वर्सेस नेम ऑफ द पार्टी जिसमें डिफेंडेंट का नाम होगा। प्लेंटिफ सबमिटेड एज अंडर, प्लेंटिफ सबमिटेड करेगा इसको ऐसे इस तरह से। फिर इसमें रिलेटेड टू कॉज ऑफ एक्शन, फर्स्ट टू 6 पॉइंट जो है रिलेटेड टू कॉज ऑफ एक्शंस होते हैं प्लेंट में,
और जो उसके बाद 7th और 8, 9, 10 7 to 10 पॉइंट होते हैं जो कोर्ट जुरिडिक्शन के बारे में, फ़ीस के बारे में और वैल्यू ऑफ द सूट के बारे में एक्सेट्रा। कोर्ट्स पिक्यूनरी वैल्यू जो होती है उसके बारे में। 10th पॉइंट नंबर 10 होता है प्रेयर, कि क्या हम कोर्ट से रेमेडी चाहते हैं, वो हमें प्रेयर उसमें मेंशन करनी होगी। फिर उसके बाद राइट साइड में हम लिखेंगे प्लेस एंड डेट, लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे सिग्नेचर एंड प्लेंटिफ के सिग्नेचर। फिर वेरिफिकेशन करा जाएगा। वेरिफिकेशन पार्ट में हम पैरा 1 to 6 आर ट्रू ऑफ माई नॉलेज ये लिखेंगे, क्योंकि वो पार्टी के द्वारा ही लिखे जाते हैं, चाहे उसमें प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। अगर प्लेंटिफ हो रही है तो प्लेंटिफ करेगा, अगर रिटन स्टेटमेंट है तो डिफेंडेंट करेगा। तो उसमें फिर उसके बाद एंड पैरा 7 to 9 आर बेस्ड इन माई एडवोकेट एडवाइस एंड आई बिलीव टू बी ट्रू, ये उसमें वो मेंशन करेगा प्लेंटिफ। फिर उसके बाद वापस से प्लेस मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, सिग्नेचर राइट साइड में प्लेस एंड डेट और लेफ़्ट साइड में सिग्नेचर और प्लेंटिफ के सिग्नेचर आ जाएंगे। फिर फॉर्मेट ऑफ WS मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि डिफेंडेंट करेगा इन सिविल सूट। इन द कोर्ट का नाम लिखा जाएगा, एट प्लेस लिखा जाएगा कि कहाँ का कोर्ट है। सूट नंबर ये भी मेंशन किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा, ना कि पार्टी के द्वारा। ऑफ 2020 डेट सन डाल दी जाएगी। इन द मैटर ऑफ, ये मैटर क्या है, नेम ऑफ द पार्टी प्लेंटिफ का नाम होगा वर्सेस नेम ऑफ द डिफेंडेंट। सब्जेक्ट ऑफ द सूट मेंशन इन द नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में हम मेंशन करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द सूट का सब्जेक्ट क्या होगा। फिर डिफेंडेंट सबमिटेड एज अंडर, डिफेंडेंट ने जैसे सबमिट किया है इस तरह से। पॉइंट नंबर 1, द डिफेंडेंट में स्पेसिफिकली पॉइंट 1 to 5 आर मेंशन बाय द डिफेंडेंट। The defendant may specifically deny all the circumstances which are stated by the plaintiff in his plaint issues are not mentioned until advised by the advocate. इसके बाद प्लेंट इशू जो है, जो मेंशन किए गए हैं वो किसके एडवोकेट के एडवाइस से मेंशन किए गए हैं, ये सब उसमें मेंशन किए जाएंगे। बस आज का इतना ही टॉपिक। आज हमने सिविल सूट का प्लेंट एंड WS की फॉर्मेट और प्लेंट क्या होती है, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में किस तरह से प्लेंट फाइल की जाती है, ये सब आज हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे क्रिमिनल प्रोसीडिंग का फॉर्मेट कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे मुझे मेंशन कमेंट में अपनी कुछ एडवाइस देना चाहें वो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।